हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर्स अड्डा। आज हम 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम 1813 तक का चार्टर एक्ट देख चुके हैं। उसमें क्या क्या भूमिकाएं रहीं, कंपनी का कितना वहाँ पे लेवल था, ब्रिटिश सरकार की कितनी पकड़ थी, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे जाना। अब हम देखते हैं कि आने वाले समय में और भी क्या ऐसी चीज़ें हुई जो महत्वपूर्ण रहीं और इससे कई बार प्रश्न उठते हैं, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। तो देखते हैं क्या इसमें नया था इस एक्ट में। तो 1833 का जब चार्टर एक्ट की बात होती है ना, तो एक फैक्ट डायरेक्टली हमें याद होना चाहिए और पता भी होना चाहिए कि जो कंपनी का एकाधिकार था, जो कि सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी में जैसे ही आई भारत और उसी के तहत पूरी ये कहानी चली, यानी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिसकी वजह से क्योंकि वहाँ पे कंपनी को पूर्णतः एकाधिकार दे दिया गया था और इतनी समस्याएं हुई कि ब्रिटिश सरकार ने उस पर जांच के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लेके आई। ठीक है, और उस एक्ट को यानी उस एक्ट के तहत धीरे धीरे पूरी प्रोसेसिंग करते हुए 1833 में ब्रिटिश सरकार ने कंपनी से पूर्णतः एकाधिकार को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो ये सीधा सीधा प्रश्न यहाँ पे बन जाता है कि कंपनी का एकाधिकार व्यापार के लिए कब समाप्त हो गया था भारत में, तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट इस एक्ट में आता है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता है, उसे अब वहाँ से उठा करके उस पद के नाम को एक बड़े पद का नाम दे दिया जाता है, यानी कि भारत के गवर्नर जनरल का नाम दे दिया जाता है। जी, जो बंगाल का गवर्नर जनरल बना होगा उसे अब दिया गया नाम कि तुम भारत के गवर्नर जनरल हो गए हो। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो जितनी बड़ी पोस्ट होगी उतनी बड़ी क्या होगी, उसकी भूमिका होगी, उतनी उसकी बड़ी जिम्मेदारी भी होगी। तो आप इसके साथ साथ ये भी अंदाजा लगाते जाओ कि इसके कार्य क्षेत्र में भी क्या हुआ होगा, अब बढ़ोतरी हुई होगी। क्लियर? तो अब यहाँ पे एक फैक्ट आप देख पाते हो कि कई बार पूछा गया है, फैक्ट है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, जो कि भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। अब जैसे मैंने कहा कि पद का नाम बड़ा हो गया तो जिम्मेदारियां भी बढ़ जाएंगी, और कहीं ना कहीं जब एक जिम्मेदारी किसी की बढ़ रही है तो वो दूसरे की यहाँ पे क्या हो रही है, छिन रही होगी। यानी कि सीधा अगर आप देख पा रहे हो कि मद्रास और बंगाल के जो गवर्नर थे उनसे उनकी विधायिका शक्ति को क्या कर लिया गया, छीन लिया गया और ये दे दिया गया भारत के गवर्नर जनरल के अंडर। यानी कहने का मतलब ये हो रहा है कि जो भी अब डिसीजन लिया जाएगा वो जो भारत के गवर्नर जनरल लेंगे वही मान्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो इनडायरेक्टली वे पे आप देख पा रहे होंगे कि सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार के पास असीमित शक्तियां क्या हो रही थी, जा रही थी और अपना जो वो कार्य क्षेत्र है वो बढ़ा रहे थे। तो इसमें 2 से 3 ही फैक्ट ऐसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि पहला, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना देना, है ना। मद्रास और बंगाल के जो भी गवर्नर थे उनसे उनकी विधायिका शक्ति, यानी विधायिका का मतलब जो अपने लेवल पे वो नियम कानून बना रहे थे, अब वो अब नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, इसी पे आप जुड़ पा रहे हो तो इसी वाले फैक्ट में कि 1833 के चार्टर एक्ट में ही 2 चीज़ें और रखी गई, यानी कि जो पहले कानून बने थे उनको क्या बोला गया था, नियामक कानून, और जो नए कानून बने उसे बोला गया एक्ट और अधिनियम। ये बहुत छोटा पॉइंट है, लेकिन छोटी चीज़ें ही कई बार पूछ ली जाती हैं तो गलत हो जाता है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा याद करके अगर रखें इसको, तो जो पहले कानून बने थे उसे नियामक और जो नए बने होंगे उसे हम बोलेंगे एक्ट और अधिनियम। ठीक है, अब जो और भी इम्पॉर्टेंट है, सिविल सर्विसेज, यानी कि पहली बार जो सिविल सर्विसेज का नाम लिया गया या ऐसी कोई भूमिका जारी की गई, वो की गई थी 1833 में। लेकिन ये लागू नहीं हुआ था क्योंकि इस प्रावधान को लाने से पहले ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर ने क्या कर दिया, इसका विरोध कर दिया। यानी कि जो 1833 के चार्टर एक्ट में क्या कहा गया कि हम सिविल सर्विसेज के लिए प्रतियोगिता परीक्षा करवाएंगे, ठीक है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये लगा कि इससे कहीं ना कहीं हमारा प्रभुत्व ना कम हो जाए और इसलिए इसका विरोध कर दिया और ये नहीं आ पाया 1833 में। तो ये 2 से 3 फैक्ट हैं इसमें कि भारत का गवर्नर जनरल, मद्रास और बंगाल का जो भी विधायिका शक्ति है वो छिन जाना। ठीक है, तीसरा जो है सिविल सेवा,
कि बात कही गई थी लेकिन लागू नहीं हुआ था। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए बोला जा सकता है, लेकिन अगर हमें डाउट क्लियर है तो हमारा वहाँ पे कोई प्रश्न गलत नहीं हो सकता। अब देखते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। अब इस एक्ट में क्या था, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1853 का जो चार्टर एक्ट था, तो यह ब्रिटिश संसद द्वारा पारित चार्टर में अंतिम अधिनियम था। ठीक है, यानी उनके द्वारा जो संसद में पारित किए जा रहे थे चार्टर, उसमें ये अंतिम अधिनियम था। तो पहला पॉइंट तो यही हो जाता है हमारा। इसकी जो मेन फीचर्स थे वो क्या थे, मतलब इसकी जो विशेषताएं थी 1853 में वो क्या थी, तो इसमें यानी इस 1853 के चार्टर एक्ट में पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई। विधान परिषद वही परिषद होता है, जैसे कि अगर आप वर्तमान समय में देख पा रहे हो कि विधानसभा और विधान परिषद होती हैं, जो कि नियम कानून बनाने के लिए बनाई जाती हैं। तो पहली बार विधान परिषद का जो चेहरा है या इसकी जो भूमिका है वो पहली बार कब देखा गया, 1853 में देखा गया। और ये कितना महत्वपूर्ण होता है किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए, ये पहली बार यहाँ पे देखा गया। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि पहली बार विधान परिषद का कब नाम लिया गया या किस अधिनियम में लाया गया, संविधान में ऐसा कुछ वर्णन है या नहीं, या डायरेक्टली हम संविधान में आप आज देखते हो वही है। तो इस तरह से प्रश्न उठते हैं, तो हमें पता होना चाहिए ऐसा नहीं है, ये हमारे ब्रिटिश सरकार के समय में भी लाए गए थे। ठीक है, और यहाँ पे जो सिविल सर्विसेज की बात हुई, यानी खुली प्रतियोगिता के द्वारा जो परीक्षाएं होंगी, वो 1854 में प्रारंभ कर दी गई थी और उसे मैकाले समिति के अंदर रखा गया। यानी मैकाले समिति के द्वारा ये बात की गई कि सिविल सेवकों के लिए परीक्षा होगी जो कि खुली प्रतियोगिता होगी, और इससे क्या होगा, जो हमारे कार्य होंगे उसमें हमें सहूलियत होगी, है ना, हम आसपास वाले लेवल में अच्छे से काम कर पाएंगे। तो ये आपको देख पा रहे हो कि 1853 में सिविल सेवा के लिए बात कही गई। ठीक है, जबकि वहीं पे 1833 में बात उठी थी। ठीक है, लेकिन वो काम नहीं कर पाई अच्छे से। तो ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हैं। फिर हम देखते हैं कि पहली बार ही, अब जैसे मैंने बोला कि ये केंद्रीय, जैसे कि बंगाल का गवर्नर जनरल जो है वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया, तो उसके पास जो पावर होनी चाहिए वो सेंट्रल लेवल की होनी चाहिए। तो केंद्रीकरण की जो भूमिका उठ रही थी वो यहाँ से उठ रही थी, और विधान परिषद का गठन भी हो चुका था, और उसकी पावर किसके पास थी, गवर्नर के पास। ठीक है, तो जो गवर्नर थे, यानी जो विधान परिषद बनाई जा रही थी, उस विधान परिषद में ये भी देखा गया कि अगर हम विधान परिषद बनाएंगे और एक सेंट्रल लेवल के लिए अगर हम नियम कानून बना रहे हैं, उसमें स्थानीय लोगों का होना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए इन्होंने क्या किए, प्रांत चूज किए, है ना, स्पेशल, जिसमें से प्रमुख कौन थे, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे एंड आगरा। तो ये 4 ऐसे थे जहां से 6 नए सदस्य को उठाया गया और उनको विधान परिषद में लाया गया। ठीक है, ताकि हम अच्छे से काम कर पाएं। तो ये तो यहाँ पे फैक्ट हो गया हमारा 1853 का फैक्ट। तो इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट यही होता है कि विधायिका का गठन होता है, यानी विधान परिषद का। दूसरा इम्पोर्टेंट होता है कि सिविल सर्विसेज के लिए खुली प्रतियोगिता आरंभ कर दी गई मैकाले समिति के द्वारा। तो ये दोनों फैक्ट यहाँ से उठ सकते हैं हमारे लिए फैक्ट वाइज। क्लियर। अब आगे देखते हैं, जैसे कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि जो संवैधानिक विकास हम पढ़ रहे हैं, है ना, जो भी इसकी पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं, तो इसे मैंने 2 भागों में बांटा था। एक बांटा था कंपनी का शासन, दूसरा बांटा था ताज का शासन। तो अब कंपनी का शासन तो कंप्लीट होता है, अब प्रारंभ होता है ताज का शासन। ताज का शासन मतलब कि सम्राट, यानी कि ब्रिटिश सरकार। तत्कालीन समय में जो ताज था वो था ब्रिटिश सरकार, और इसका जो कार्यकाल प्रारंभ हो जाता है 1858 से 1947 तक। ठीक है, तो अब हम देखते हैं 1858 में क्या महत्व था, मतलब क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इसमें। तो इस अधिनियम को, जैसे कि नाम से ही पता है 1858, तो उसके पहले 1857 का विद्रोह हुआ। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह के बाद ये लाया गया अधिनियम, इसलिए इस अधिनियम को भारत का प्रथम सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है,
तो भारत का प्रथम सिपाही विद्रोह किस अधिनियम को कहा जाता है? तो 1858 के भारत सरकार के अधिनियम को कहा जाता है। फिर इस अधिनियम के द्वारा ये देखा गया कि जैसे मैंने कहा कि ताज का शासन प्रारंभ हो गया, तो कहीं ना कहीं ये भी बात साबित हो जा रही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो वर्चस्व है वो कम्प्लीटली क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है। यानी अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कोई भी पावर नहीं रही। पूरी की पूरी पावर, यानी जो भी गवर्नर और जो भी राजस्व की सुविधा थी, वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो चुकी है ब्रिटिश राजशाही को, यानी ब्रिटिश सरकार को। क्लियर? तो ये दो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं कि पहला तो भारत का प्रथम सिपाही विद्रोह हुआ, दूसरा जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी का तो पूर्णतः समापन हो ही गया और पूरी की पूरी पावर किसके पास चली गई? ब्रिटिश सरकार के पास। तो इसमें क्या प्रमुख फीचर्स रहे इस 1858 के अधिनियम में, जो कि ब्रिटिश सरकार चला रही थी? तो सीधा सीधा ये बात रखी गई कि जो ब्रिटिश सरकार शासन चला रही थी भारत में, तो उसकी पूरी की पूरी पावर किसके हाथ चली गई? महारानी विक्टोरिया के पास। ठीक है, जैसे कि नाम से ही पता है। फिर यहाँ पे फिर से नाम में बदलाव किया गया, क्योंकि अब ये पूरी पावर महारानी के पास है, यानी विक्टोरिया के पास है। तो उन्हें ये लगा कि जो पहले नाम था वो नाम सही नहीं है, क्योंकि वो कंपनी के शासन में नाम था गवर्नर जनरल वगैरह। अब वो हम नाम बदल करके दूसरा रखेंगे, और वो नाम बदल के उनके पद का नाम दे दिया गया वायसराय। तो सीधा सीधा ये देखा जाए, कोरिलेट अगर करते हो आप, कि ताज के शासन से ही वायसराय नाम दे दिया जाता है, लेकिन ताज के शासन के पहले जो भी गवर्नर बनते हैं उसे गवर्नर जनरल बोला गया। ठीक है, लेकिन जैसे ही ताज का शासन आता है, ब्रिटिश सरकार जब अपने हाथों में पूरी कंट्रोलिंग पावर ले लेती है, तब उसे क्या बोल दिया जाता है? वायसराय। और इस तरह से भारत के पहले वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। क्लियर? अब सीधा सीधा ये भी है कि वायसराय तो बने लॉर्ड कैनिंग, तो ये भारत में क्या कर रहे थे? एक प्रतिनिधित्व का काम कर रहे थे, एक लीडरशिप का काम कर रहे थे। लेकिन इनके पीछे जो पूरी की पूरी कमांड थी, जो इनडायरेक्टली वे पे पूरा चला रही थी, वो कौन थी? ब्रिटिश सरकार। तो वहीं पे लिखा हुआ है कि वायसराय ब्रिटिश ताज का एक प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था, जिसके कहने पे पूरी की पूरी शासन व्यवस्था को यहाँ पे वो चला रहे थे। ठीक है, और इसी अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड, इसी अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड दोनों का जो लेवल था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप मुझे ये बताओ कि किस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल का गठन किया गया था, जिसके द्वारा ये भी पता चला था कि द्वैध शासन प्रणाली चल रही है? ये किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ किया गया था और इसे अभी समापन किया गया कब? 1858 में। तो ये दोनों चीज़ें जो कब समाप्त की गई और कब से प्रारंभ की गई, अगर ये अच्छे से याद है तो यही तो हमारे लिए प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, और इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट आप लक्ष्मीकांत में देखते हो कि 15 सदस्य बने हैं ना, इसमें राज्य सचिव का भी गठन किया गया। तो ये छोटे छोटे लाइन में आप फैक्ट देखते हो, लेकिन जो मेजर पॉइंट है वो यही पॉइंट है कि क्या उसका प्रमुख कारण रहा और क्यों रहा। तो ये 2 से 3 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि वायसराय बना, क्यों बना, किसका प्रतिनिधि था, किसके पास पूरी की पूरी पावर चली गई। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। और सीधा सीधा ये याद होना चाहिए कि ताज का शासन यानी 1858 का जो प्रशासनिक अधिनियम था, यानी जो भारत सरकार का अधिनियम था 1858 का, उसका एकमात्र लक्ष्य यह था कि जितनी भी प्रशासनिक गतिविधियां हो रही हैं वो सीधा इंग्लैंड के हाथों से नियंत्रित की जाए भारत पर। यानी कि पूरी की पूरी सत्ता की जो पावर है वो कम्प्लीटली इंग्लैंड के द्वारा चलाई जाए, ना कि किसी और के द्वारा, ताकि हम अच्छे से वहाँ पे काम कर पाएँ। क्लियर? आई होप आपको इतने फैक्ट क्लियर होंगे। और लास्ट लेक्चर में जो मैंने प्रश्न पूछा था उसको तो आपने अभी दिया नहीं, कमेंट बॉक्स में देना, उसको भी देख करके। और आज का जो मेरा प्रश्न है वो ये है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल, यानी भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने, वहीं पे भारत का पहला वायसराय कौन बना। क्लियर? ये दोनों के दोनों आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।